स्वतंत्र टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए सियासी गोलबंदी शुरू हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच बीजेपी ने जिस तरह डिजिटल रैलियां की और चुनावी बिगुल फूंका, उससे सियासी दल जो अब तक कोरोना संकट को लेकर सियासी क्वारंटीन में थे, अब अपनी अपनी तैयारियों की समीक्षा करने में लगे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं और बीजेपी और नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। वहीं बीजेपी की ओर से अमित शाह विपक्ष पर हमलावर हो गए हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडिटर इन चीफ वासिन जी, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रतीश जी। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि बिहार में सियासी पारे में पोस्टर वॉर का जिक्र कोरोना काल में थम गया था, लेकिन जैसे जैसे चुनावी बयानबाजी शुरू हुई, सियासत ने रंग लेना शुरू कर दिया। बिहार की राजधानी पटना में तेजस्वी यादव ने पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घेराव किया था। अब जेडीयू समर्थकों ने आरजेडी के खिलाफ पोस्टर जारी कर हिसाब चुकता किया है। ये भी बताएं कि पटना में जेडीयू समर्थकों ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव पर तंज कसा गया था। भ्रष्टाचारी राजकुमार 56 दिनों तक अज्ञातवास पर रहे हैं। पोस्टर में स्लोगन दिया गया था कि जानता है सारा बिहार है, बिहार संपत्ति अर्जित करने में मस्त है पूरा परिवार, जिस पर अब तेजस्वी यादव के पोस्टर के जवाब में से समर्थकों ने लगाया है। पोस्टर में तेजस्वी को ट्रॉली बैग और लालटेन लिए दिखाया गया है। तस्वीरें आपको लगातार उस पोस्टर की भी दिखा रहे हैं। पोस्टर में लालू प्रसाद को भ्रष्टाचार का राजा बताया गया है। तो पोस्टर वॉर छिड़ चुका है बिहार में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वासिन जी का ही रुख करती हूँ। वासिन जी, क्या लगता है कि अब ये पूरी तरीके से अब पार्टी बिहार चुनाव में लग चुकी है? दीपाली, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमको अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि आज से हम लोगों ने तय किया है कि जब तक बिहार में चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग श्रीकांत प्रत्यूष की लीडरशिप में बिहार की छोटी बड़ी हर खबर को अपने चैनल पर दिखाएंगे और श्रीकांत प्रत्यूष इस पूरे टीम को लीड करेंगे। पटना से और न्यूज़ रूम से हम लोग उनके सहयोग में खड़े रहेंगे। दूसरी खास जानकारी ये देना है कि बिहार जो कि देश का नेतृत्व करता रहा है, जब जब देश पर संकट आया है तब तब बिहार ने दिशा दी है और बिहार से ही जो क्रांति की बिगुल बजी, उसमें देश में राजनीतिक बदलाव हुए हैं, सामाजिक बदलाव हुए हैं और इस समय भी देश में एक अलग तरह का संकट है। एक तरफ जहां आर्थिक महामारी का संकट है, दूसरी तरफ कोरोना महामारी का संकट है और तीसरी तरफ देश चारों तरफ से अपने पड़ोसी मुल्कों से के अविश्वास का शिकार है। तो ऐसी स्थिति में पूरे देश को उम्मीद है कि शायद इस बार भी बिहार से कोई ऐसा संदेश निकलेगा जो कि पूरे देश की राजनीति का स्वरूप बदलेगा, शक्ल बदलेगा और इसलिए बिहार विधानसभा का आने वाला चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दूसरी बात जो अब हम दर्शकों से साझा करना चाहते हैं कि बिहार जो कि राजनीतिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा जागरूक राज्य माना जाता है, बिहार जो कि सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस देने वाला राज्य माना जाता है, बिहार जो कि एक से एक बड़े साइंटिस्ट और एजुकेशनिस्ट दिया है देश को। आखिर क्या वजह है कि खुद जब बिहार की बात होती है, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था की बात होती है, बिहार के गवर्नेंस की बात होती है, तो बिहार में वो क्यों फिसड्डी साबित होता है? बिहार से निकले हुए लोग अलग अलग राज्यों में देश में गवर्नेंस की मिसाल साबित कर चुके हैं, लेकिन वही लोग बिहार में क्यों फेल हो जाते हैं? क्यों बिहार डेवलपमेंट के इशू पर कंसंट्रेट नहीं करता है चुनाव में? क्यों बिहार हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर, वेलफेयर स्कीम्स की बात नहीं करता है? जब चुनाव आता है तो सारे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और फिर जाति के आधार पर लोग एक दूसरे से वोट मांगते हैं, सरकार बनाते हैं। जो करप्शन की बात अब फिर बिहार में शुरू हुई है और एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। लालू प्रसाद जी और उनके बेटों पर जिस तरह से जेडीयू फिर हमलावर है, वही जेडीयू पिछले विधानसभा चुनाव में लालू जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और तब भ्रष्टाचार का मुद्दा गौड़ था। तब बिहार फर्स्ट की बात हो रही थी, बिहारी प्राइड की बात हो रही थी।
नीतीश जी और लालू जी दोनों मिलकर कह रहे थे कि बिहार का गौरव पहले है, बिहार के स्वाभिमान के लिए यह एका जरूरी था। और अब फिर नीतीश जी और उनके लोग कह रहे हैं कि लालू जी और उनकी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, लालू जी और उनके बच्चों ने सिर्फ धन अर्जित किया है, बिहार की जनता के विकास की अनदेखी की है, और लालू जी के टाइम में जंगल राज था। तो आखिर क्या वजह है कि जब भी चुनाव आता है तो चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के दौरान बाकी जो अहम मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर चर्चा न होके फिर एक दूसरे पर भ्रष्टाचार, जातिवाद, संप्रदायवाद, इसकी बात होने लगती है। और चुनाव जीतने के बाद फिर इसी के आसपास पूरी की पूरी बिहार की राजनीति सिमट कर रह जाती है। हम चाहेंगे कि इस पर हमारे जो दोस्त और सीनियर जर्नलिस्ट हैं बिहार के, श्रीकांत, इस पर डिटेल में हम सबसे जानकारी साझा करेंगे और बताएंगे कि इसके पीछे की मजबूरी क्या है नेताओं की। क्या उनको भरोसा नहीं है कि बिहार की जनता विकास के मुद्दे पर वोट देगी? क्या उनको भरोसा नहीं है कि बिहार की जनता के लिए भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी उतनी ही जरूरी है जितना कि देश के बाकी राज्यों के लिए? दीपाली। बिल्कुल श्रीकांत जी, आप बताइए कि क्या इस बार मुद्दे रहेंगे और जनता इस बार कैसे भरोसा करे इस 15 साल की सरकार पर? देखिए वासिंद्र जी, आपने ठीक कहा कि नीतीश कुमार, लालू यादव दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे और आज कहा जा रहा है कि लालू यादव और उनका पूरा परिवार भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश कुमार खड़े हैं। तो सत्ता का चरित्र एक ही होता है, सत्ता के शीर्ष पर जो प्रभु बैठा होता है उसकी एक ही, उसकी नज़र में केवल दूसरे लोग, विरोधी लोग अपराधी होते हैं, विरोधी लोग भ्रष्ट होते हैं। विरोधियों की एक छोटी सी भूल उसके लिए बहुत बड़ा अपराध होता है उसकी नज़र में, और अपने लोग बड़ा से बड़ा अपराध करें उसे एक छोटी सी भूल साबित करने में सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ प्रभु लगा रहता है। तो इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि लालू यादव जब सत्ता में आए वो ज़माना अलग था। उस समय विकास नाम की कोई चिड़िया बिहार में नहीं थी। कोई विकास से ज़्यादा अहम मुद्दे थे, सामाजिक मुद्दे थे, और सोशल जस्टिस को लेकर के लालू यादव आगे बढ़े। और लालू यादव के राज में ही सोशल जस्टिस के नाम पर जो जातिवाद की जकड़ में बिहार जकड़ा, उससे आज तक मुक्त नहीं हो पाया है। आज की तारीख में भी विकास भले कोई करने का लाख दावा कर ले, लेकिन विकास को चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने की हिम्मत नीतीश कुमार में भी नहीं है। नीतीश कुमार ने 5, 10, 15 साल होने जा रहा है उनका, उन्होंने काम किया है, लेकिन वो काम काफ़ी नहीं है। बिहार में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और बिहार के लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि पूरी दुनिया बढ़ रही है जिस रफ्तार से आगे, बिहार वहीं खड़ा है। तो बिहार भी पूछ रहा है कि हम कब इस रेस में शामिल होंगे। तो इस चुनाव में भी मुझे लगता है कि जातीय समीकरण की अहम भूमिका होगी और नीतीश कुमार को भी जातीय समीकरण साधना पड़ेगा। वैसे नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग तो साधते ही रहे हैं हमेशा चुनाव में, लेकिन इस बार लालू यादव के पक्ष में खड़े हैं यादव, जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक बीजेपी के खिलाफ हैं, इसलिए लालू यादव के साथ खड़े हैं। लेकिन केवल अल्पसंख्यक और यादव मिलकर बिहार की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते, न करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दूसरी जातियों का समर्थन भी आरजेडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और आरजेडी उसी चाह में, आपने देखा कि लालू यादव पहले जिन निकालते थे, कहा जाता था कि लालू यादव जिन निकालते हैं। वो जिन कौन था? वो थे अति पिछड़ा वोटर, दलित वोटर। उनके बलबूते लालू यादव 15 साल बिहार में राज करते रहे। अब वो जिन नीतीश कुमार के पास आ गया है, अब वो लालू के साथ नहीं है, और उसी के बलबूते पर नीतीश कुमार 15 साल से सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार की जाति की बात करें तो जिस बिरादरी से आते हैं उसके 2% वोटर हैं, तो वोट ज़्यादा नहीं है जाति का। लेकिन जो अति पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनके साथ खड़े हो गए, और यही वजह है कि वो सत्ता के शीर्ष पर 15 साल से काबिज हैं, बीजेपी के बड़े भाई बने हुए हैं। लेकिन इस चुनाव में थोड़ी तस्वीर अलग होगी। बीजेपी हावी होने की कोशिश करेगी, बड़े भाई की भूमिका में आने की कोशिश करेगी। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है मेरे पास कि नीतीश कुमार आधी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन सीटों का सहयोगी दलों में बंटवारा के बाद नहीं, यानी रामविलास पासवान की पार्टी को सीट देने के बाद आधी सीटों पर लड़ने के तैयार नहीं है।
वो कह रहे हैं कि 243 सीटें हैं, हम आधी सीटों पर लड़ेंगे और बाकी आधी सीटों पर बीजेपी लड़े और जिसको लड़ाना है लड़ाए। और यही वजह है कि चिराग पासवान आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ अब स्टैंड लेने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो उन्हीं को हो जाएगा। और वो 119 उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी का ऐलान कर रहे हैं। तो वो भी प्रेशर पॉलिटिक्स अब करने लगे हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए। जी हसन जी, जिस तरीके से अभी श्रीकांत जी बता रहे हैं, चिराग पासवान की बात कर लें या फिर हम तेजस्वी यादव की बात कर लें, क्या लग रहा है कि अब ये नई पीढ़ी एक अलग मोर्चे के साथ इस बार चुनाव लड़ेगी और इस बार की तस्वीर इन लोगों के नेतृत्व में क्या कुछ अलग होने वाली है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि नौजवान जरूर हैं लेकिन इनके पीछे जो बैकअप है या हम कहें जो असली ताकत है वो इनके जो सीनियर्स हैं, जो इनके बुजुर्ग हैं, चाहे लालू प्रसाद हों या रामविलास पासवान हों, उन्हीं की है। ये लोग ज़रूर एक यूथ फेस लेके सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी पूरी स्ट्रेटजी, पूरी रणनीति वही है जो कि लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान की हुआ करती थी। जिस तथ्य की ओर अभी श्रीकांत जी इशारा कर रहे थे कि चिराग पासवान दबाव की राजनीति कर रहे हैं। पिछले दिनों हम लोग जब अलग अलग नेताओं से बात कर रहे थे कोरोना महामारी को लेके, माइग्रेंट वर्कर्स को लेके, तो हमारी रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान दोनों से अलग अलग बात हुई थी और दोनों ने बहुत ही सधे तरीके से नीतीश कुमार की खुले तौर पर आलोचना की। और जिस उनका कहना था कि माइग्रेंट वर्कर्स के सवाल पर नीतीश कुमार और उनकी सरकार का स्टैंड बहुत गलत है। अगर माइग्रेंट वर्कर के प्रति नीतीश कुमार की जवाबदेही होनी चाहिए और पिछले 15 साल से अगर बिहार बदहाली, गरीबी, अशिक्षा से जूझ रहा है तो उसके लिए नीतीश कुमार और उनकी सरकार जवाबदेह है, क्योंकि 15 साल से लगातार वे सत्ता में हैं। अब इस मौके पर लालू प्रसाद और उनके परिवार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो ये उसी समय लग गया था कि चिराग पासवान का ये बयान या रामविलास पासवान जी का ये बयान सीधे तौर पर नीतीश कुमार को दबाव में लेने की राजनीति है, ताकि जब सीटों का बंटवारा हो, सीटों को लेकर तालमेल हो, तो जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर सके। इस बात को नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो बिल्कुल अडिग हैं। उनको मालूम है कि देश में भले ही बीजेपी बिग ब्रदर की भूमिका में रहे, लेकिन बिहार में बीजेपी माइनस नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का मुकाबला नहीं कर पाएगी। और एक बार जब बीजेपी ने आजमाने की कोशिश की थी पिछले विधानसभा के चुनाव में, तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी और बीजेपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद बिहार में चुनाव हार गया था और नीतीश कुमार लालू प्रसाद से साठगांठ करके सरकार बनाने में कामयाब हो गए थे। तो इसका लाभ उठा के नीतीश कुमार चाहते हैं कि जितने उनके सहयोगी दल हैं जो बिहार में उनके साथ रह के चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे उनको हमेशा दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं और जो लायन शेयर है या जो मेजर शेयर है सीटों का, वो जेडीयू के पास रखना चाहते हैं। और यही बेचैनी का कारण है जेडीयू के बाकी घटक दलों का, और यही बेचैनी का कारण उधर आरजेडी के घटक दलों का भी है, क्योंकि यही फार्मूला आरजेडी और तेजस्वी यादव का भी है। तेजस्वी यादव अकेले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने अपने गठबंधन के किसी भी पार्टी के नेताओं से कोई बातचीत नहीं की है। पिछले दिनों हमारे सहयोगी ने जब रांची में उनसे बातचीत की थी, अंजलि पोखरियाल ने, तो उस समय भी तेजस्वी यादव इस सवाल को टाल गए। उन्होंने कहा कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अभी जब सही समय आएगा तो विचार विमर्श कर लेंगे अपने सहयोगियों के साथ। तो इससे दो बात साफ है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार अकेले दबाव बना रहे हैं अपने घटक दल के नेताओं पर और चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लायन शेयर उनको मिले, ठीक उसी तरह से तेजस्वी यादव भी अपने घटक दल के दलों पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन नीतीश और तेजस्वी में एक बेसिक फ़र्क है। नीतीश की जो छवि है वो आज की तारीख में भी बेदाग छवि है। गवर्नेंस के मामले में भले ही वे फिसड्डी साबित हुए हों, और जब पिछले दिनों बाढ़ आया था तो उस समय पटना भी डूब गया था और तब पता चला था कि पटना जैसा शहर बगैर टाउन प्लानिंग के चल रहा है आज के इस आधुनिक युग में भी, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी और उनका परिवार भी डूबते डूबते बचा था। बावजूद इसके नीतीश की जो बेदाग छवि है और जो उनकी एक क्रेडिबिलिटी है ओबीसी के अंदर,
वह उनको बाकी दलों से या बाकी नेताओं से कई कदम आगे रखती है। और वहीं दूसरी तरफ जो आरजेडी की क्रेडिबिलिटी है उतनी नहीं है, और आरजेडी के साथ ओबीसी का सपोर्ट भी नहीं है। यादव और मुस्लिम के अलावा और कोई भी ओबीसी उस मजबूती के साथ आरजेडी के साथ नहीं खड़ा है जिस मजबूती के साथ लालू प्रसाद के ज़माने में खड़ा हुआ करता था। तो इसलिए तेजस्वी को अपर हैंड नहीं है, जो अपर हैंड नीतीश कुमार को है। और तेजस्वी को आगे चल के जरूर अपने सहयोगी दलों को साथ लेना पड़ेगा अगर वे नीतीश कुमार के साथ मजबूती से मुकाबला करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, एक बार यहाँ पर सुनवाते हैं आरजेडी नेता का बयान, क्योंकि चुनाव आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मुद्दा तलाशने में जुट गई हैं। ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने भी अपना चुनावी मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि बिहार के साथ जिन्होंने धोखा दिया है, जिनकी वजह से बिहार बर्बादी के कगार पर पहुंचा है, उन्हीं मुद्दों के साथ आरजेडी जनता के बीच में जाएगी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल इस बार चुनाव में जाएगी जो बिहार के साथ धोखा हुआ, बिहार को जिसने बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया, जनादेश का जिसने अपमान किया, जनता के साथ विश्वासघात किया, भीतरघात किया, नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। हमारा मुद्दा होगा बिहार का विकास। ये लड़ाई जो है इस बार झूठ और सच की है, ये लड़ाई है गरीबी और अमीरी की। तो हम बिहार को एक युवा नेतृत्व श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार किस तरह से चौमुखी विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। तो ये विकास एक बार फिर से मुद्दा होने वाला है। श्रीकांत जी, बार बार यही बात की जाती है, विकास मुद्दा होगा, विकास मुद्दा होगा। हर बार हम यही सुनते आ रहे हैं कि बिहार की तस्वीर हम बदल के रहेंगे, लेकिन जब 15-15 साल की सरकार रहती है, एक स्थिर सरकार रहती है, उसके बावजूद अगर स्थितियों में यही बात हो कि विकास ही एक मुद्दा होगा, क्या विकास होगा, कैसे होगा? क्योंकि आपने पहले भी 15 साल की सरकार देखी होगी और फिर ये भी पिछला देख रहे हैं 15 साल से। क्या लगा आपको कि कितना बदलाव, बिहार कितना बदला है? देखिए, विकास को आरजेडी चुनावी मुद्दा नहीं बना सकता है, क्योंकि जहां विकास की बात होगी वहां नीतीश कुमार आरजेडी पर भारी पड़ेंगे, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लालू यादव विकास पुरुष के रूप में नहीं जाने जाते हैं, वो सोशल जस्टिस के चैंपियन माने जाते हैं। उन्होंने जो गरीब तबका है, दबा कुचला तबका है, उसको मान सम्मान दिलाया, उसकी लड़ाई वो लड़े, उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन विकास की जहाँ तक बात होगी तो बिहार में विकास नीतीश कुमार के आने के बाद ही शुरू हुआ है। सड़कें बनी हैं, बिजली दुरुस्त हुई है, कानून व्यवस्था में भी बहुत सुधार आया है। तो विकास को मुद्दा बनाकर, कानून को मुद्दा बनाकर मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को मात दे पाएंगे। तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव का रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है, उससे वो पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप देखते हैं कि जब भी तेजस्वी यादव आगे बढ़ते हैं, आक्रामक रुख अख्तियार करते हैं, नीतीश सरकार पर हमला बोलते हैं, उनका बैक रिकॉर्ड सामने आ जाता है। उनके पिता और उनके माता, उनके परिवार का भ्रष्टाचार का, संपत्ति का ब्यौरा लेकर सत्ता पक्ष सामने आ जाता है और वो बैकफुट पर चले जाते हैं। तो तेजस्वी यादव लाख कोशिश कर लें, विकास को मुद्दा बनाकर, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर अपनी लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उनको पता है कि जो जातीय गोलबंदी है, जो ध्रुवीकरण है, उसके आधार पर ही वो चुनाव जीत सकते हैं। और तेजस्वी यादव की पार्टी इस बार कमज़ोर नहीं है। नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पहले वाली तो नहीं है, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको जिस तरह से बिहार लाने से उन्होंने मना कर दिया था शुरू के दिनों में लॉकडाउन का हवाला देकर, उसके बाद बीजेपी ने उनकी घेराबंदी शुरू कर दी। तो नीतीश कुमार एंटी माइग्रेंट लेबर हैं या प्रवासी मजदूरों के खिलाफ हैं, उनको लेकर संवेदनशील नहीं है, ये संदेश देने की कोशिश तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने इस चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव केवल बयानबाजी करते रहे, कहीं क्वारंटाइन सेंटर में नहीं गए, कहीं प्रवासी मजदूरों के बीच नहीं गए, जाकर दिल जीत सकते थे उनका, लेकिन केवल ट्विटर के जरिए हमला करते रहे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार सीएम हाउस में बैठकर हर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था का जायजा लेते रहे,
मैं बता दूं, हमारी टीम गई थी एक क्वारंटाइन सेंटर में औचक निरीक्षण करने के लिए, रियलिटी टेस्ट के लिए, और उस टेस्ट में वो क्वारंटाइन सेंटर पूरी तरह से पास हुआ। यानी सुबह में चाय बिस्कुट मिलता है वहाँ पर प्रवासी मजदूरों को, फिर उसके बाद नाश्ते में पूड़ी भुजिया, फिर दोपहर में खाना मिलता है चावल दाल सब्जी, और फिर शाम में बिस्कुट चाय और रात में पूड़ी सब्जी। इतनी सुविधा किसी मजदूर को भला कहाँ मिल सकती है? घर में भी उसके पास व्यवस्था नहीं है, लॉकडाउन में तो काम मिलेगा नहीं, उसके पास बचत तो है नहीं कि बैठकर पूड़ी खाएगा और पुआ खाएगा। तो सरकार ने उसको कोशिश की है, जो गलती नीतीश कुमार ने की थी या कहिए चूक उनसे हुई थी प्रवासी मजदूरों को लाने में समय से, उसको दुरुस्त करने की कोशिश किया है और हर क्वारंटाइन सेंटर पर पुख्ता प्रबंध किया था प्रवासी मजदूरों के खाने पीने की, रहने की, सब कुछ किया। तो उन्होंने अवसर में बदलने की कोशिश की है, और जो तेजस्वी यादव ये मानकर बैठे हैं कि प्रवासी मजदूर उनके खिलाफ जाकर वोट देंगे, ये ठीक नहीं है। हाँ, नाराजगी हो सकती है, देर से उन्होंने फैसला लिया। और श्रीकांत जी, यहाँ पर वासिन जी ये भी बोल रहे हैं, जी बोलिए नहीं, सर। क्वारंटाइन सेंटर में खाने पीने के तो उत्तम इंतजाम है ही है, लेकिन साथ में मनोरंजन के भी इंतजाम है, क्योंकि बिहार से कुछ वीडियो आए थे जो आपने भिजवाई थी। जी उसमें हाँ, एक सेंटर से माने मनोरंजन के भी भरपूर व्यवस्था देखी बाई जी का नाच। हाँ हाँ, तो ये सब वोट में कन्वर्ट हो जाएगा लग रहा है। बिल्कुल, क्वारंटाइन सेंटर में लो। ये कह पाना बड़ा मुश्किल है वासिंदर जी, लेकिन ये तो जरूर है कि सरकार ने खुश करने की कोशिश की है, अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की है, और इतना कुछ हुआ है केवल चुनाव को ध्यान में रखते हुए। तो नीतीश कुमार ने सरकारी खजाने से मजदूरों को खुश करके अपने चुनावी अभियान को आगे जरूर बढ़ा लिया है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल, एक बार जरा मुद्दे भी बताते हैं कि क्या कुछ हो सकते हैं इस बार के मुद्दे। इसमें प्रवासी मजदूरों के रोजगार का मुद्दा हो सकता है, साथ ही यहाँ पर करीब 25 लाख प्रवासी बिहार लौटे हैं। राज्य में बेरोजगारी का जो प्रतिशत है वो लगभग 10.2% है, और राज्य में बेरोजगारी का जो प्रतिशत हम लगातार बता रहे हैं, जो मुद्दे जो तय करेंगे सरकार यहाँ पर। और पिछले 15 सालों में राज्य में उद्योगों का ना बढ़ना, ये भी एक बड़ा विषय हो सकता है, मुद्दा हो सकता है। शराबबंदी नीतीश सरकार की गले की हड्डी भी साबित हो रही है। साथ ही यहाँ पर यह भी है कि पुलिस ने शराबबंदी में पूरी ताकत झोंक दी है। इसके अलावा जो मुद्दे होंगे वो राज्य में लगातार बढ़ता अपराध ग्राफ है, जिसको लेकर लगातार निशाना भी सरकार पर साधा जा रहा है। शिक्षा के स्तर में सुधार ना होना, इसको लेकर भी सरकार को घेरा जा रहा है बार बार। और इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अगर देखें तो बिहार पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो कोरोना के मामले में अभी देखा जाए या फिर इंसेफ्लाइटिस का मुद्दा भी यहाँ पर बना रहता है। ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सेवाओं का जो गिरता स्तर है, ये भी मुद्दा हो सकता है। और आपको एक बार बता देते हैं, जो जीडीपी ग्रोथ है वो है 15.01% रही है 2019 और 20 की। राजस्व प्राप्ति की अगर बात करें तो 12.2% फीसदी रहा है बिहार राजस्व की अगर बात करें। और यहाँ पर जो बिहार साक्षरता दर की अगर बात करते हैं तो पुरुष में 73.39% और बिहार में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर बजट है। साथ ही बिहार का ये जातीय समीकरण हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हावी होता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जातीय समीकरण हमेशा ही बिहार की राजनीति में हावी रहा है और हो सकता है इस बार भी हावी रहे, जिसको लेकर यहां पर चुनाव होते आए हैं। फैसले जो बन सकते हैं यहाँ पर गेम चेंजर, ये भी जरा आपको बता देते हैं, क्योंकि केंद्र के आर्थिक पैकेज से सीधे मजदूरों के खातों में पैसे का ट्रांसफर हुआ है। गरीबों के लिए केंद्र ने यहाँ पर 1 लाख जो भी करोड़ पैकेज का जो आर्थिक पैकेज दिया, इसमें अगर बात करते हैं तो बिहार सरकार का 100 करोड़ का आर्थिक पैकेज रहा है। अगले 3 महीने तक पीडीएस के तहत मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कैश ट्रांसफर भी, ये भी इससे काफी फायदा हो सकता है, चुनाव में हो सकता है यहाँ पर एनडीए गठबंधन को इसमें यहाँ पर फायदा हो जाए। बिहार विधानसभा चुनाव में ब्रिटेन की रहने वाली भारतीय मूल की यहां पर पुष्पप्रिया चौधरी ने खासा माहौल गरमा दिया है और वो बिहार चुनाव में सरप्राइजिंग एलिमेंट साबित हो सकती है। उन्होंने ऐलान किया कि वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और उनकी नजर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर है। प्रिया के मुताबिक वो बिहार मूल की हैं और अपने प्रदेश की भलाई के लिए
काम करना चाहती। खास बात यह है कि उनके पिता विनोद चौधरी जेडीयू से जुड़े हैं और पूर्व एमएलसी रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, वासन जी का रुख करते हैं। वासन जी, ये तमाम हम ग्राफिक्स के जरिए लोगों को समझाना चाह रहे थे, लेकिन क्या इस बार भी लग रहा है कि ये जो गेम चेंजर हो सकता है क्या, जो इस बार केंद्र ने बिहार के लिए मदद की है, इसका फायदा मिल सकता है बिहार चुनाव में? मुझे लगता है कि कुछ तो इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। और जिस तरह की नाराज़गी माइग्रेंट वर्कर्स में या गरीबों में नीतीश कुमार को लेके थी और बीजेपी को लेकर थी, तो उस नाराज़गी में ज़रूर थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि लोग तात्कालिक लाभ देखते हैं और सरकार की जो योजना है वो चुनाव के समय तक हर महीने इन गरीबों के अकाउंट में पैसा भेजने की है, तो उसका लाभ ज़रूर मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से आपराधिक ग्राफ बढ़ा है नीतीश सरकार में भी, उसको लेके खुद आरजेडी, जो कि अपराध की माने एक तरह से संरक्षक मानी जाती है लालू प्रसाद यादव की सरकार के समय, वो अब सवाल खड़ा कर रही है। और आरजेडी के लोगों का कहना है कि लालू प्रसाद के 15 साल के शासनकाल में जितने अपराध हुए थे उसकी तुलना नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल से कराई जाए और इस पर एक ओपन डिबेट किया जाए। उनका दावा है कि नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल में आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की तुलना में। तो एक अहम मुद्दा शायद हो सकता है बिहार के लिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि ओबीसी को क्या तेजस्वी अपने पक्ष में कर पाएंगे, या नीतीश कुमार के साथ जो पिछले चुनाव में ओबीसी मजबूती के साथ खड़ा था वह इस चुनाव में भी नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा रह पाएगा। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अभी तक नीतीश कुमार को और जेडीयू को बिग ब्रदर की भूमिका में मानती रही है। इसका ऐलान भी अभी पिछले दिनों वर्चुअल रैली में अमित शाह ने भी कर दिया और कहा कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार की ही लीडरशिप में लड़ा जाएगा। लेकिन ये तो पब्लिक कंजम्पशन की चीज़ है। जब सीट शेयरिंग की बात आएगी, जब सीटों को लेके एक एक सीट पर डिस्कशन शुरू होगा, तब बीजेपी क्या नीतीश कुमार को इतना फ्री हैंड देने वाली है? क्योंकि अंदर अंदर बीजेपी को में इस बात की चर्चा रहती है कि नीतीश कुमार गाहे बगाहे बीजेपी को भी झटका देते रहे हैं। जब पिछला टर्म शुरू हुआ, अभी जो दूसरा टर्म शुरू हुआ है नरेंद्र मोदी का केंद्र में, और केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, तो ऐन वक्त पर नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को झटका दिया और अपने कोटे के मंत्रियों को शपथ लेने से रोक दिया। और उसके बाद पटना वापस जाके उन्होंने सिर्फ अपने कोटे से मंत्री बना दिए और बीजेपी के किसी को मंत्री नहीं बनाया जी। तो नीतीश कुमार बीच बीच में अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। उनको पता है कि अगर वो बीजेपी के पिछलग्गू बनेंगे तो उनके साथ जो एक सेकुलर वोट जुड़ा है वो शायद उनको छोड़ के और आरजेडी के तरफ भाग जाए, और तब नीतीश कुमार बेहद राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। तो अपने उस वोट बैंक को बचाए रखने के लिए नीतीश कुमार बीच बीच में बीजेपी को भी झटका देते रहे हैं। और इस बात को लेकर बीजेपी के मन में हमेशा अंदेशा रहती है और तकलीफ रहता है कि बीजेपी जिस पॉजिटिविटी के साथ नीतीश को एक बिग ब्रदर की भूमिका में देखना चाहती है, नीतीश कुमार उसी भावना के साथ बीजेपी के साथ व्यवहार नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी का पक्ष ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर प्रेम रंजन पटेल जी। प्रेम रंजन पटेल जी, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेम रंजन जी, आगे क्या आप लोगों की स्ट्रेटेजी रहने वाली है? क्या इस बार भी बिहार में एनडीए गठबंधन लड़ेगा? और सीट शेयरिंग की क्योंकि बात हो रही थी, क्या सीट शेयरिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है? नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एनडीए गठबंधन एकजुट है, अटूट है। कहीं इसमें जो है से कोई संभावना तलाशने की आवश्यकता ही नहीं है। और जहां तक सीट शेयरिंग का है, लोकसभा के समय में आपने देखा होगा कि जब हम जीते हुए थे 5 सीटें अधिक जो है से ज्यादा था हमारा, लेकिन उसके बावजूद जो है से लोग कह रहे थे कैसे होगा गठबंधन, कैसे जो है से सीटों का शेयरिंग होगा। और हमने 5 सीटें अपनी जीती हुई सीट को छोड़कर और हमने जदयू को देने का काम किया था। तो ये तो सीट शेयरिंग का कहीं कोई मामला बनता ही नहीं है। आसानी से हम लोग जब बैठेंगे आपस में, जरूरत होगी तो
उसको हम सुलझा लेंगे। जी लोकसभा में जिस प्रकार से हमने किया है, तो ये कहीं नहीं है। हम बहुत पीसफुल तरीके से हैं आपस में, एनडीए गठबंधन, और पूरी हम एकजुटता के साथ चुनाव में जाने वाले हैं। चुनाव में लड़ेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में, सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में, और हम 2/3 बहुमत से अधिक से हम सीटें जीत करके भी आएंगे। प्रेम जी, बीजेपी का जो वर्कर है आपके बिहार का, आपके जो बीजेपी के संगठन मंत्री हैं नागेंद्र जी, उनसे अक्सर इस बात की शिकायत करता रहता है बीजेपी का जो आपका कैडर है कि आपके नेता सुशील मोदी ने बिहार में बीजेपी को नीतीश कुमार के हाथ में गिरवी रख दिया है। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, ऐसा कहीं कोई शिकायत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही अपने नेताओं के जो भी बातें होती है या जो दिशा निर्देश होता है उसका पालन करते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं। जब पार्टी जो भी तय करती है, चाहे जिस निर्णय को, उस निर्णय पर अडिग रहते हैं भाजपा के कार्यकर्ता। भाजपा के कार्यकर्ता कभी जो ऐसे खिलाफ में और इधर उधर नहीं बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के ऊपर उनको पूरा भरोसा और विश्वास है। प्रेम जी, आप जो कह रहे हैं वो बात सच है, लेकिन सवाल ये है कि कार्यकर्ताओं के मन में इस बात की पीड़ा बनी रहती है कि सुशील मोदी बीजेपी से ज्यादा नीतीश कुमार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, कहीं कोई ऐसी कोई बात है क्या? जो ऐसे जब हम साथ हैं, गठबंधन में हमारी सरकारें चल रही है, तो हम निश्चित रूप से जो ऐसे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार जी अगर कोई बातों को रखेंगे करेंगे, और उप मुख्यमंत्री है सुशील कुमार मोदी, दोनों में आपसी सामंजस्य है, समन्वय है, और समन्वय के आधार पर हम काम करते हैं। आप कार्यकर्ताओं में कहीं कोई रोष नहीं है, कहीं कुछ इस प्रकार का नहीं है। लोग मीडिया के लोग जो ऐसे तरह तरह के निकालते रहते हैं। अरे प्रेम जी, मीडिया वाले नहीं निकाल रहे हैं। पिछले दिनों अश्विनी चौबे के बेटे को जब जेल भेजवाया था नीतीश कुमार ने, तो आप ही के पार्टी के कई बड़े नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। आपके नेता हैं, मंत्री हैं केंद्र में, अश्विनी चौबे, उनके बेटे को आपके ही सरकार में जेल भेजा गया था। नहीं, जेल कोई हमारे सरकार में, यही तो हमारी खूबी है कि हमारे लिए सब लोग सामान्य है। पार्टी का व्यक्ति हो, पार्टी का कार्यकर्ता हो, पार्टी का पदाधिकारी हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, सब सामान्य है। और कोई अगर कानून को अपने हाथ में लेगा तो उस पर तो जो है कार्रवाई कानून के सम्मत होगा। प्रशासन को खुली छूट है, वो कोई भी व्यक्ति हो, हमारे पार्टी का हो या दूसरे पार्टी का हो। ठीक है प्रेम जी, जरा श्रीकांत जी भी आपसे कुछ सवाल करेंगे। श्रीकांत जी बहुत जल्दी से सवाल करिए। ऊपर बनता है कोई जो है आरोप, प्रेम का होगा। यही तो हमें जो है खूबी है हमारी सरकार में, हमारे पार्टी। प्रेम रंजन पटेल जी, मेरी बात सुनिए। मैं श्रीकांत प्रत्युष बोल रहा हूँ। एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि आपकी पार्टी अनुशासित है और आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार की जगह पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर चुके हैं। लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, प्रवासी मजदूरों को बुलाने को लेकर भी, छात्रों को बुलाने को लेकर। यानी नीतीश कुमार निशाने पर थे बीजेपी के प्रदेश के कई बड़े नेताओं के, संजय पासवान हो या कई ऐसे नेता हैं। तो आप बताइए, क्या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व क्यों चुप रहता है और नीचे के नेता क्यों नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं? ये कैसी एकता है, कैसी दोस्ती है? नहीं श्रीकांत जी, देखिए, अपनी व्यक्तिगत बातें रखने का, अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का सबको अधिकार है। कोई अगर व्यक्तिगत बातें कहता है तो वो पार्टी का लाइन नहीं होता है। पार्टी में जो नेतृत्व तय करता है उसके अनुसार चलते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पार्टी का नेतृत्व तय करता है, अच्छा, आपकी व्यक्तिगत इच्छा क्या है? लोग रहते हैं। ये अगर कोई बात, अगर लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, व्यक्तिगत इच्छाओं को रख रहे हैं, तो इसमें कौन सा हर्ज है? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इच्छा क्या है? बीजेपी का सीएम होना चाहिए। ये बहुत शुक्रिया करेंगे। हमारे साथ जुड़े थे प्रेम रंजन जी हमारे साथ। अब इस वक्त जुड़ चुके हैं रामानुज, विधायक आरजेडी के हैं। बहुत स्वागत है रामानुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामानुज जी, यहाँ पर आपके क्या इस बार मुद्दे रहने वाले हैं आरजेडी के? आरजेडी का जो मुद्दा है वो हम लोगों ने पहले ही स्पष्ट किया हुआ है कि इस राज्य में पूरे देश को जिस तरह से बर्बाद किया गया, नोटबंदी की तरह देशबंदी करके बगैर प्लानिंग का
बगैर किसी राय मशवरे का, बगैर ज्ञान का, कि साहब कोई नोटिस नहीं दिया, कोई ये नहीं किया। और इसमें नीतीश कुमार न सिर्फ चुप रहे, बल्कि हमारे लोग जब रेलवे लाइन पर कट रहे थे, रोडों पे मर रहे थे, आने के लिए हमारी बिहारी कामगार, हमारे श्रमजीवी, हमारे लोग राज्य के और देश के अन्य ये में इलाकों में और अन्य राज्यों में जो है खाए बगैर मर रहे थे, बेरोजगार बगैर मर रहे थे, वहाँ प्रताड़ित हो रहे थे, वहाँ लांछित हो रहे थे, वहाँ से आने के लिए बेचैन होकर आत्महत्या कर रहे थे। ये नीतीश कुमार नौटंकी कर रहे थे और ये आने नहीं देंगे। ये प्रोटोकॉल जो है वो ये है, प्रधानमंत्री का निर्देश का पालन कर रहे हैं। वही खुद प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के पार्टी के लोग अपने लोगों को गुजरात ले जा रहे थे, उत्तर प्रदेश ला तो रहे यही कहा थे। जा रहा था कि और आपके नीतीश नेता कुमार कहीं ने दिखाई जो नहीं दिए रास्ता जमीन पर। किया, जो हठधर्मिता दिखलाया, तो बिहार के लोगों ने देखा है नीतीश कुमार के दोमुहापन को, दुरंगी नीति को। इसके खिलाफ लोग जवाब देंगे। हम लोगों ने बिहार और बिहारी पन को मुद्दा बनाया हुआ है। इस बार के चुनाव में इस राज्य के जो गरीब हैं, इस राज्य के जो कामगार हैं, जो बेरोजगार हैं, या हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, हमारे छात्र हैं, चाहे कोटा में फंसे हों, दिल्ली में फंसे हों, दिल्ली के नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में मर रहे थे, और वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के अन्य शहरों में मर रहे थे, तमिलनाडु में मर रहे थे। और नीतीश कुमार ने जो बेईमानी पूर्ण रास्ता किया। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। बहुत शुक्रिया रामोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही आपको ये भी बताएं कि बिहार में हर साल जून जुलाई में शुरू हो जाता है चमकी से बच्चों की मौत का सिलसिला। सबसे ज्यादा बिहार के मुजफ्फरपुर बच्चों के इस बुखार से मौत हो जाती है। इस साल भी अब 2-3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब लोग डरे हुए हैं। इसी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की मार झेल रहे भारत की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य बिहार में एक बार फिर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी चमकी बुखार के मामले आने शुरू हो गए हैं। जहां तक बात चमकी बुखार के आने की है तो बिहार में इसके मामले हर साल आते हैं। साल 1995 से इस बीमारी की पहचान एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के रूप में की गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल केवल इसकी चपेट में आकर 185 बच्चों की मौत हुई थी। हालांकि इस बीमारी का केस सबसे पहले 1978 में यूपी के गोरखपुर में रिपोर्ट हुआ था। इस तरह गोरखपुर और आसपास के इलाके 4 दशक से इस बीमारी का सामना कर रहे हैं। तो वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में 2.5 दशक से कई बच्चों की इस बीमारी से जान चली गई। दोनों जगहों पर इस बीमारी का प्रकोप कभी बहुत अधिक रहता है तो कभी कई साल तक मामले कम होते जाते हैं। बिहार की बात करें तो 2012, 13 और 14 में चमकी बुखार का सबसे ज्यादा प्रकोप था। फिर 2015 से 2018 तक इस बीमारी के आंकड़ों में कमी आई, लेकिन साल 2019 में चमकी बुखार का फिर से कहर ढहा और कई बच्चों की जान चली गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में साल 2005 में इस बीमारी से 937 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं मुजफ्फरपुर में भी बीते साल इस बीमारी से मरने वाले बच्चों के मौत का आंकड़ा 200 को छू गया था, जबकि 2018 में इससे 167 बच्चों की मौत हुई थी, जिनमें अकेले मुजफ्फरपुर के 111 बच्चे शामिल थे। बता दें कि बीते साल हालात का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ राज्य मंत्री अश्विनी चौबे मुजफ्फरपुर के अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की और लोगों से इससे निपटने के लिए आश्वासन भी दिया था। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों के परिवार को 4 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की थी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और डॉक्टरों को इस बीमारी से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा था। लेकिन इस साल फिर से इस बुखार से एक ही घर के 2 बच्चों की मौत हो गई है और घर वालों का कहना है कि अभी तक सरकार से कोई मदद नहीं मिली है, ना ही कोई सरकारी अफसर इनकी जांच करने या इनसे मिलने आया। जी ले गए, सवेरे रात को लगा था, 1 बजे रात को बुखार लगा था,
सवेरे ले गए दीपक कुमार गए, दीपक कुमार भर्ती नहीं लिया तो ले गया मेडिकल से भर्ती किए। कैसे यहाँ से ले गए? एगो के मोटरसाइकिल से ले गए, एगो के साइकिल से ले गया। दोनों खत्म हो गए? दोनों के एगो 27 तारीख को डेट करा, एगो 28 तारीख को डेट करा। प्रशासन आया था, क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या कुछ दिया? कुछ चीज़ के लाभ नहीं है अभी तक। ऐसे में साफ है कि इस बीमारी से तब तक नहीं निपटा जा सकता जब तक शासन प्रशासन इसके केस की मॉनिटरिंग, सर्विलांस ठीक से नहीं करवाती। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो झारखंड की पूरी आदिवासी आवाम आज झारखंड सरकार से पूछना चाहती है। अब हम झारखंड की बात इसलिए करें क्योंकि यहाँ की हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं और उनके शासनकाल में कितने प्रतिशत आदिवासियों का कल्याण हुआ, क्योंकि आदिवासियों के कल्याण के मुद्दे हमेशा बनते रहे हैं। कितने स्कूल और कॉलेज बनाए गए। आज झारखंड के बड़े शहरों में बड़े बड़े मॉल कॉम्प्लेक्स और अन्य तरह के व्यवसाय तो खूब चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सब आदिवासियों की जमीनें थी और इसके बदले में आदिवासियों को कुछ नहीं मिला। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो जरा देखिए। ये खूंटी के गढ़ी गांव की तस्वीर है। ये परिवार पंड्या मुंडा का है। इनका बेटा बिरसा मुंडा चूहा बनाकर खा रहा है। बिरसा मुंडा और परिवार के लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। पंड्या मुंडा बताते हैं कि उन्हें 600 रुपए वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। चूहा फसल का नुकसान करता है और इसलिए ये लोग उसे खाते हैं। झारखंड के सबसे नए जिले में से एक है खूंटी, और खूंटी से करीब 50 किलोमीटर हम लोग अंदर हैं। ये एक गढ़ी गांव, इस गांव का नाम है। और हमारे साथ इनका मकान है। क्या नाम है आपका? नाम क्या? नाम बोल दिया, पंड्या मुंडा। पंड्या मुंडा, अच्छा अच्छा। ये पंड्या मुंडा जी का घर है। झारखंड के जो हमारे मूल बाशिंदे हैं, ये 20 साल का हासिल है। अभी भी घर देखिए बिल्कुल वैसे ही है। हालांकि शौचालय है ज़रूर, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उसको लेकर संघर्ष करना पड़ता है। जो हासिल है झारखंड के मूल बाशिंदों को क्या मिला, बार बार ये चर्चा होती है कि स्थानीय बनाम बाहरी, ट्राइबल की सरकार होनी चाहिए। बड़े बड़े टर्म सुनते होंगे, पत्थलगड़ी आंदोलन, हाँ, और हेमंत सोरेन बनाम रघुबर दास की लड़ाई है, स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा है। लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है। ये पॉलिटिकल स्टंट है। और ये क्यों पॉलिटिकल स्टंट है वो हम आपको बता रहे हैं कि हकीकत के ज़रिए, और जब सच सामने आता है तो बाकी चीज़ें जो है वो पीछे हो जाती हैं। तो ये झारखंड में 20 साल का हासिल है। और हमारे साथ श्रीकांत जी बने हुए हैं, बिहार से रेजिडेंट एडिटर। उसके अलावा हमारे साथ अमित सिंह भी जुड़ चुके हैं क्योंकि वो वहां पर गए थे, झारखंड में थे, और जिस इलाके की हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो वहां पर उन्होंने इस तस्वीर को खुद देखा है, जाना है, समझा है। अमित, बात यही होती है कि आज हम इतने विकास के दावे करते हैं और हर किसी की, अगर हम जुबान की बात करें, पार्टी की जुबान में सबसे पहले अगर झारखंड की बात करते हैं तो आदिवासी ही आते हैं। लेकिन ये 20 साल का जो इतिहास है वो अभी भी वही का वही है जो 20 साल पहले था, अगर हम ये तस्वीर देखते हैं तो। देखिए दीपाली, हमने यही सवाल किया था सबसे सीनियर मोस्ट जो वहां के पॉलिटिशियन हैं करिया मुंडा से कि आप 8 बार के सांसद हैं, आप जनता पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक सरकार में रहे, आप डिप्टी स्पीकर रहे। आप मुझे बताइए कि झारखंड में ट्राइबल्स की स्थिति ऐसी क्यों है? बहुत शोर शराबे के साथ, बहुत ढोल नगाड़े के आवाज के साथ, बहुत उत्साह के साथ झारखंड बना था, लेकिन आज भी ये स्थिति क्यों है कि बिरसा मुंडा भगवान का दर्जा जिनको प्राप्त है, उसी नाम का एक युवा जो है वो चूहा खा रहा है? ऐसी स्थिति क्यों है? तब उन्होंने कहा था कि जितनी भी सरकारें झारखंड में आई, किसी भी सरकार का ये उद्देश्य नहीं था कि वहां ट्राइबल वेलफेयर स्कीम को बेहतर तरीके से लागू किया जाए। सबका एकमात्र उद्देश्य ये था कि कैसे अपनी जेबें भरी जाए, कैसे सरकार बचाई जाए, कैसे रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जाए। और आज भी जब हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, सरयू राय ने जब ये स्पष्ट किया कि उनका वोट राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दीपक प्रकाश को जाएगा, तो इस समय झारखंड में अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बिहार चुनाव के परिणाम के साथ झारखंड में उलटफेर की संभावना बन रही है क्या? तो झारखंड का इतिहास यही है कि 81 सदस्यीय जो विधानसभा है वहां
सीटों की संख्या इतनी कम है कि 2, 4, 6 से इधर उधर हो जा रहा है और स्थायित्व नहीं मिल पाया। एक सरकार जिसको 5 साल लगातार सरकार चलाने के लिए मैंडेट मिला भी, तो उस 5 साल में कुछ ऐसा हुआ नहीं। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तमाम जो अधिकारी, पॉलिटिशियन और जो एक ठेकेदार का नेक्सस है वो देखने को मिला। तो इसका असर ये हुआ कि इसका सीधा बुरा प्रभाव जो है वो ट्राइबल्स पर देखने को मिला। अभी तक 91,000 ट्राइबल्स को उनका जमीन का पट्टा मिल पाया है। 4.5 लाख ऐसे परिवार अभी भी है जिनके पास जमीन का पट्टा नहीं है। 3-4 अगर हम ट्राइब्स को छोड़ दें, मुंडा, मरांडी, सोरेन, ये कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जिनके पास कुछ स्थिति है कि वो सरकार में भी है, सत्ता में भी है, जमीन भी है, लेकिन 17 ऐसे जनजाति हैं, चाहे बिरहोर हो, चाहे बैगा हो, बहुत उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। वो तब भी जंगल पर निर्भर थे, वो आज भी जंगल पर निर्भर हैं। तो भ्रष्टाचार की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, और सबसे महत्वपूर्ण कि जो एक भावना रही है जेबें भरने की, ये जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की जो एक संस्कृति हम झारखंड में देख रहे हैं, इन तमाम वजहों से इसका बुरा प्रभाव ट्राइब्स पर पड़ा है। और स्थिति ये है कि रांची से महज 50-60 किलोमीटर की दूरी पर जो ट्राइब्स हैं, जो जनजाति हैं, जो आदिवासी हैं, वो आज भी चूहा खाने पर मजबूर हैं। तो निश्चित रूप से इसकी सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो वो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, भ्रष्टाचार है। जी बिल्कुल। श्रीकांत जी, आपको क्या लगता है कि क्या इतने साल बीतने के बावजूद, ठीक है राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी है और हर सरकार जीरो टॉलरेंस की तो बात करती है भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन क्योंकि अगर झारखंड की बात करें तो ज्यादातर नेता एकदम जुड़े होते हैं, आदिवासियों का जिक्र करते हैं, क्या लगता नहीं है कि उन्होंने कभी सोचा, बात मुद्दे बनाए जाते हैं, लेकिन अगर हम कोई भी देखता है ऐसी तस्वीरों को तो यही सोचता है कि क्या ये अभी भी 21वीं सदी का भी यही भारत है जो पहले दिखाई देता था, वो तस्वीर आज भी तक दिखाई दे रही है और वादे बहुत होते हैं। देखिए, आज की जो राजनीति है वो प्रतीकात्मक है, यानी दिखावे की राजनीति है। उसी तरह से जो विकास कार्य हैं वो भी प्रतीकात्मक ही हैं। जैसे एक आदिवासी नेता को मंत्री बना दीजिए, आदिवासी का विकास हो गया मान लीजिए। एक आदिवासी को नौकरी दे दीजिए, मान लीजिए कि आदिवासियों का अधिकार मिल गया। तो जो प्रतीकात्मक राजनीति का खेल चल रहा है उसकी वजह से आदिवासियों का कुछ हो नहीं पा रहा है। आदिवासियों की क्या जरूरत है? सबसे पहले जंगल पर उनका अधिकार होना चाहिए, जमीन उनकी जो है उस पर अधिकार होना चाहिए, और नदी पर अधिकार होना चाहिए। ये 3 चीजें हैं जो आदिवासियों के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं और बहुत मायने रखती हैं। आदिवासी जंगल, जमीन और जल की लड़ाई कई दशकों से लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आदिवासी स्टेट तो बन ही गया है झारखंड, बिहार से अलग हुए कई साल हो गए, कई मुख्यमंत्री आए, आदिवासी गए भी, लेकिन आदिवासियों के दिल नहीं बदले, क्योंकि उनका जो असली मुद्दा है उस पर किसी ने काम ही नहीं किया। प्रतीकात्मक राजनीति हो रही है। आदिवासियों के नाम पर आदिवासी नेता झारखंड को लूट रहा है, तो उसे छूट है कि आदिवासी है, कोई नहीं बोलेगा। एक आदिवासी मंत्री बन गया तो मान लिया कि आदिवासियों का कल्याण हो गया। एक आदिवासी मुख्यमंत्री बन गया तो मान लिया कि आदिवासियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल गया। ये कैसी प्रतीकात्मक राजनीति है? और इस तरह की प्रतीकात्मक राजनीति जब तक चलती रहेगी कुछ नहीं होने वाला है आदिवासियों का, क्योंकि नेता केवल दिखावा के लिए करते हैं। कभी भी कोई सरकार जरूरी फैसले लेती ही नहीं है, केवल लोकप्रिय फैसले लेती है। ऐसे फैसले लेती है जिससे उसकी सरकार बन जाए, उसको वोट मिल जाए, जिससे लोग भ्रमित हो जाए। जरूरी फैसले जो है वो सरकार लेती नहीं है, क्योंकि जरूरी फैसले तो ये हैं कि आदिवासियों का सबसे पहले उनकी जमीन पर उनका अधिकार सुनिश्चित किया जाए, जंगल पर उनका अधिकार है उसे दिया जाए, और नदी पर, नदी के पानी पर उनका सबसे पहला अधिकार बनता है वो सुरक्षित रहे। लेकिन किसी सरकार ने, चाहे आदिवासी मुख्यमंत्री हो या गैर आदिवासी हो, किसी ने आदिवासियों के कल्याण के लिए कुछ किया नहीं। आदिवासी मुख्यमंत्री बना तो भी झारखंड को बड़े लोग लूटते रहे, और गैर आदिवासी बना तब भी लूटते रहे। फर्क क्या आया? तो आदिवासियों का जीवन आज भी बदला नहीं है, न बदलेगा जब तक नेता ईमानदारी से काम नहीं करेगा। जी, आपने ये बात सही कही कि प्रतीकात्मक अब ये राजनीति होने लगी है, दिखावे की राजनीति शुरू हो चुकी है, क्योंकि अगर वाकई दिखावे की राजनीति ना होती तो शायद कुछ तो हम बदलते देखते। अमित, क्योंकि आपने कई नेताओं से बातचीत की, लोगों के बीच तो गई, लेकिन अब क्या रुख वहां पर नजर आ रहा है? क्या लग रहा है कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति अब लौटेगी, या फिर वाकई अब झारखंड के लिए भी ये जो नई सरकार है
वो सोच रही है कि इनके लिए भी कुछ अब किया जाए और ये चीजें जो देखने को मिल रही हैं इसमें कुछ बदलाव आएगा? उनकी बातों से क्या लगा आपको? देखिए, तमाम जो बड़े मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उन तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई और इस विधानसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा था कि रघुबर दास चूंकि बाहरी हैं, वो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो आदिवासियों का दर्द नहीं समझ पाए। 5 साल में आदिवासियों के लिए इसलिए कुछ नहीं हुआ। हेमंत सोरेन, जो खुद सोरेन हैं, आदिवासी हैं, अब वो मुख्यमंत्री हैं, तो एक बार फिर से लोगों को उम्मीद जगी है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री अगर बैठा है, हालांकि इसके पहले भी वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से चूंकि 5 साल गैर आदिवासी मुख्यमंत्री था तो एक उम्मीद जगी है। लेकिन जो माहौल हमने देखा झारखंड में, उस माहौल से हमें कहीं भी नहीं लगा कि ट्राइबल वेलफेयर को लेकर, आदिवासियों के कल्याण को लेकर किसी के मन में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है। अभी भी वही आरोप प्रत्यारोप का दौर, अभी भी वही कि किस तरीके से राज्यसभा चुनाव में सीटें हमारे पास नहीं है तो भी स्ट्रेटेजी के आधार पर हम अपने उम्मीदवार को राज्यसभा में पहुंचा दें। अभी भी वही स्थिति कि बिहार का चुनाव परिणाम अगर हमारे पक्ष में आता है तो फिर यहां भी मध्य प्रदेश वाली कहानी हम दोहरा सकते हैं। अभी भी वही स्थिति कि कैसे कौड़ियों के दाम हम जमीन ले लें। अभी भी वही स्थिति कि कैसे नेक्सस बना के हम ज्यादा से ज्यादा ठेके अपने पास कर लें। तो हमने विधानसभा चुनाव के समय जो पहले मुख्य सचिव थे विजय शंकर दुबे, उनसे हमने ये जानकारी लेने की कोशिश की थी कि ऐसी स्थिति क्यों है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए, छोटे राज्यों के साथ विडंबना यह है कि 81 सदस्य, आपके उदाहरण दिया उन्होंने झारखंड का कि सरकार बननी है 41 पर, तो इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि अगर सरकार बन भी जाती है गठबंधन की 48-50 की संख्या के साथ, तो 2-4-5 को अगर इस्तीफा दिला देंगे तो फिर एक इंस्टेबिलिटी की संभावना बढ़ जाती है। तो जब तक विधानसभा की सीटें आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक इस तरीके के करप्शन के लिए प्रॉपर स्पेस होगा, गुंजाइश रहेगी। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब एनडीए के मुखिया के तौर पर 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, उस समय से जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का कब्जा होना चाहिए, ये चर्चा का विषय भी बना था, इस पर कानून भी बन गया था, लेकिन उस कानून को कोई अमली जामा पहनाया नहीं गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारा मकसद यही था, झारखंड के बारे में हम जिक्र इसलिए कर रहे थे क्योंकि झारखंड की तस्वीर नहीं बदल रही है। नई सरकार आई है, उम्मीद यही है कि अब कम से कम आदिवासियों के लिए सोचा जाए, क्योंकि अगर वहां पर अभी भी लोग चूहे को खा रहे हैं, और ये मकसद दिखाने का यही था कि लोग इतने अभी भी पिछड़े हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है और वो नहीं अपने आप को बदल पा रहे हैं, क्योंकि सरकार वादे कर रही है लेकिन तस्वीर बदलने के लिए इच्छा शक्ति की जो कमी है वो साफ तौर से हर राजनेताओं में दिखाई दे रहा। खासतौर से झारखंड में भ्रष्टाचार हावी रहा है। उम्मीद यही है कि नई सरकार आई है और इन लोगों की तस्वीर भी बदलेगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। थोड़ी ही देर में देखिए आज का मुद्दा मेरे साथ। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी।